हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आइजर बार। डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है। 27 अक्टूबर के न्यूज़ एंड आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे कोटेशन से। आज का कोटेशन है, इग्नोरेंस द रूट एंड स्टेम ऑफ ऑल एविल। प्लेटो का ये स्टेटमेंट आपके बहुत काम आ सकता है, आपके रियल लाइफ में काम आ सकता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है। और कई लोग ये बोलते नज़र आते हैं, इग्नोरेंस इज़ ब्लिस बट इट इज़ नॉट। तो उसको ध्यान में रखना है, बिकॉज यहाँ पे प्लेटो के अकॉर्डिंगली इग्नोरेंस क्या होता है, किसी भी तरीके का या जितनी भी एविल्स हैं, जो भी बैड हैबिट्स हैं, बैड चीज़ हैं, उसका एक रूट कॉज होता है। तो इसको हमें अपने लाइफ से हटाना चाहिए अगर हम सफलता की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आज के डिस्कशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडो यूएस पर जो आर्टिकल आया हुआ है सी राजा मोहन साहब का। आपको मालूम होगा आईआर में एक रिकमेंडेशन के तौर पर इनके आर्टिकल को पढ़ने को कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग हमेशा ही इनके आर्टिकल को लेते हैं और आज भी डिस्कस करेंगे इंडो यूएस पर। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर एक आर्टिकल है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। एंड फ्रंट पेज पर एक न्यूज़ आई हुई है इंडो यूएस रिलेशन पर, उसको हम डिस्कस करेंगे। आमूर फाल्कन पर एक न्यूज़ है दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू टेक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आर्टिकल है वो है पोल प्रूफ रिलेशनशिप, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या कहा जा रहा है। देखिए आर्टिकल में इन्होंने दोनों पर्सपेक्टिव को एक्चुअली ओवरऑल डिस्कस किया है कि यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन प्रेजेंट में कैसा है और यूएस के साथ इंडिया का रिलेशन थोड़े दिनों पहले यानी कि 2008 के समय में कैसा था, उसको ये ओवरऑल डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। सो स्टार्ट इन्होंने किया है ऑब्वियसली कुछ एक स्टेप्स को लेते हुए। पहला तो है चाइना के साथ जो स्टैंड ऑफ की कंडीशन है लद्दाख पर, और दूसरा यूएस के साथ रिलेशन का इतना क्लोज आना और डिफेंस एंड जो और एग्रीमेंट्स हैं उसका आगे बढ़ना। तो कहीं ना कहीं एक बायलैटरल रिलेशंस में नया मोड़ ये दिखा रहा है कि चाइना के साथ इंडिया का क्या है, एक तरीके से रिलेशन देखें तो थोड़ा अभी बैड चल रहा है, लेकिन यूएस की तरफ अगर देखते हैं तो वहाँ से थोड़ा पॉजिटिव रिलेशन नज़र आ रहा है। प्रोफाउंड स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन ग्रेट पावर पॉलिटिक्स एज वेल एज टर्बुलेंस इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर इंटेंसिफाइड बाय द कोरोना वायरस पेंडेमिक। अभी ये जो स्ट्रक्चरल ऑर्डर आपको देखने को मिल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक का भी रोल है, राइट? क्योंकि अभी इंटरनेशनल ऑर्डर जितने भी हैं वो काफ़ी बदलते नज़र आ रहे हैं। कई रीजंस हैं, कई सारे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ इस दिनों कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं चाइना के ऊपर। बहुत सारे देश हैं जो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ने ही आत्मनिर्भर भारत अभियान का जिक्र किया है, बल्कि ऐसे यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ भी कई सारी हैं जो अपने यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होने का और सेल्फ इंडिपेंडेंट होने का प्लान कर रही हैं। क्योंकि इस पेंडेमिक के समय में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई कि कहाँ पर कितना डिपेंडेंसी, और अल्टीमेटली ये पता चला कि चाइना के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी है देखा जाए तो पूरे विश्व का। ठीक है, अब ये प्रेजेंट न्यूज़ क्या है ये जान लीजिए। तो प्रेजेंट में न्यूज़ ये है कि माइक पोम्पियो यहाँ इंडिया में विजिट पर हैं और 4 मिनिस्टर्स की एक मीटिंग हुई। इंडिया से राजनाथ सिंह और सुब्रमण्यम जयशंकर साहब, इसके अलावा यूएस से बात करें तो माइक पोम्पियो एंड मार्क एस्पर वुड वांट टू रिफ्लेक्ट एंड ऑन द कंसोलिडेट द वाइड रेंजिंग प्रोग्रेस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन द लास्ट 4 ईयर। ठीक है, तो अभी भारत और यूएस का अगर रिलेशन देखें पिछले 4 सालों में तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ है, स्ट्रेंथन हुआ है, और कई सारे ऐसे बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हुए हैं दोनों देशों के बीच में। अब आगे क्या मुद्दा, आगे फिर आगे इन्होंने 5 आईज ग्रुपिंग का भी जिक्र किया है। क्या है ये 5 आईज ग्रुपिंग? देखिए इंडिया ने पहली बार इसमें पार्टिसिपेट किया और इसे आपको पता है अभी क्वाड की मीटिंग हुई थी टोक्यो में, जापान में, और उसके बाद जो मालाबार एक्सरसाइज है वो भी होने वाला है। इसके अलावा जो 5 आईज ग्रुपिंग है उसमें किसका किसका जिक्र किया गया है? यूएस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, ये जो देश हैं ये आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं एक दूसरे देश के साथ। एंड द 5 आईज मीटिंग इन टोक्यो वाज अबाउट एड्रेसिंग द टेंशन बिटवीन द imperative of law enforcement and encryption policies of technology companies like Apple और and Facebook। तो Apple या Facebook जैसी जो कंपनियां हैं उनका क्या एजेंडा है, वो क्या पॉलिसीज़ रखते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट किस तरीके की हैं। तो उसके साथ जो कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा था
उसको रिजॉल्व करने के लिए और बातचीत करने के लिए ये जो मीटिंग है, 5 आइज़ मीटिंग, उसको कंडक्ट किया गया था. Few days ago, Delhi announced the much-awaited expansion of the annual Malabar exercise with US and Japan to include Australia. तो याद होगा हमने डिस्कस भी किया था कि US, जापान और इंडिया तो हैं ही मालाबार एक्सरसाइज में, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी इनवाइट इसमें कर दिया गया है. अब देखिए, थोड़ा बैकग्राउंड में चल के यूपीए एरा की बात करते हैं. तो यूपीए एरा में सिचुएशन क्या था, किस तरीके का था, क्या ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आज मिल रही हैं इंडिया और यूएस के रिलेशन को स्ट्रांग बनाने की, बेहतर बनाने की, क्या वो पहले नहीं मिली कभी? तो सी राजा मोहन साहब का कहना है ऐसा नहीं है, पहले भी अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी, लेकिन 2005 में यूपीए ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया था. जब यूपीए एरा था तब क्या हुआ, उस समय ऑब्वियसली कोalition गवर्नमेंट थी, इतनी ज़्यादा मेजॉरिटी नहीं थी, और कोalition गवर्नमेंट का ये मानना था कि यूएस के साथ जो भी एग्रीमेंट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाना देश के लिए सही नहीं है, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है, राइट, क्योंकि आप कैपिटलिस्ट की तरफ ज़्यादा झुक रहे हो तो यहाँ के जो लेबर क्लास है, यहाँ के जो लोग हैं, उनका नुकसान हो सकता है. तो इसके लिए उस समय की जो गवर्नमेंट थी उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर डाला गया था, और उस एक जो अपॉर्चुनिटी थी रिलेशन को स्ट्रांग बनाने की, और जो कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी चाहते थे और उनका जो विज़न था उसके अकॉर्डिंगली था, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए थे ये लोग. Delhi, however, have made heavy weather of that extraordinary moment thanks to the deep division within the national security establishment, the Congress leadership and the UPA coalition. तो अभी क्या है, अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट के पास, लेकिन अगर हम तब की बात करें, यूपीए का जो एरा था उस समय में पार्टनरशिप होने की वजह से, उस समय में कोalition होने की वजह से यूएस के पार्टनरशिप के अगेंस्ट थे और तब वो पॉसिबल नहीं हो पाया था. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लिखी है कि कहाँ पर उसमें फोकस किया गया था. फोकस वॉज ऑन कीपिंग द विजिबल डिस्टेंस फ्रॉम यूएस. उस समय में क्या किया गया था, एक तरीके से चाइना को भी प्लीज़ किया जा रहा था. चाइना, क्योंकि जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं कि यूएस के साथ ज़्यादा इंटेंगल होना, ज़्यादा एग्रीमेंट्स को करना कहीं ना कहीं चाइना को रास नहीं आता है. तो उस समय ये भी था प्रिंसिपल कि चाइना को प्लीज़ किया जाए या फिर चाइना को बहुत हिट टारगेट ना किया जाए. सेकेंडली, यूएस को के साथ एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन किया जाए, ताकि जो नॉन अलाइनमेंट वाला अपना कॉन्सेप्ट है, जो नैम हमने ज्वाइन किया कि हम किसी भी एक ग्रुप में नहीं जाएंगे, उसको हम कंटिन्यू कर पाएँ. स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए, राइट, और एक मल्टी पोलर वर्ल्ड को हम आगे इंश्योर कर पाएँ. इसके लिए यूएस से दूरी बनाना ही उचित समझा गया था. देयर इज़ वन सिमिलैरिटी एंड मैनी डिफरेंसेस व्हेन वी कंपेयर द करंट मोमेंट इन इंडिया यूएस रिलेशनशिप. तो आज का प्रेजेंट जो एरा है और जो यूपीए का एरा था, उसमें एक सिमिलैरिटी है. डिफरेंसेस तो कई सारे हैं, लेकिन एक सिमिलैरिटी है. वो क्या है? वो है एडवांटेज को समझने की सिमिलैरिटी. Manmohan Singh and Modi sees the advantage of building a strong partnership that has been able to advance ties at a much faster and deliberate pace than in UPA years. ठीक है, तो अभी जो एडवांटेज है, अपॉर्चुनिटीज़ है पार्टनरशिप का, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए और स्ट्रॉन्ग करके क्या फ़ायदे लिए जा सकते हैं, क्या एडवांसमेंट हो सकता है उससे भारत का, उस चीज़ को समझा गया था कहीं ना कहीं. एंड दैट ब्रिंग्स टू द 3 डिफरेंस एंड दैट स्टैंड्स आउट. और यहाँ पे अब देखिए क्या कुछ अलग चीज़ों को डिस्कस किया गया है. दैट द फर्स्ट ह्यूज मिलिट्री क्राइसिस ऑन द नदर्न बॉर्डर इन चाइना, दैट इज़ वेल इनटू द 6th month. अभी पिछले 6 महीने की बात करें तो लद्दाख पर जो स्थिति जिस तरीके से बनी वो सबको मालूम है. यूपीए का जो एरा था उस समय में क्या था, वही जो मैंने आपसे बताया कि उस समय में जो बीजिंग का सेंसिटिवनेस था उस पर भी काफ़ी फोकस किया जाता था. लेकिन कॉन्ट्रास्ट में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो उस चीज़ को रिफ्यूज़ करती है. प्रेजेंट गवर्नमेंट का मानना है कि चाइना को हम वीटो नहीं दे सकते हमारे यहाँ की फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में, राइट, कि आप हमें तब कोऑपरेट करेंगे जब हम यूएस से दूरी बना करके रखेंगे. तो ऐसी चीज़ों को ना करते हुए बल्कि हमारा एक इंडिपेंडेंट अपना फॉरेन पॉलिसी होगा जो हमेशा से भारत का रहा है, और उसमें किसी को भी यहाँ पे ये अलाउड नहीं है कि वो जो दूसरे देश हैं वो आकर के इंटरफेयर करें भारत की सॉवरेनिटी में. एंड सेकेंड इज़ द पेंडेमिक. पेंडेमिक की वजह से क्या चीज़ें हुई हैं, कोरोना वायरस ने शार्प कर दिया है एक डिबेट को, और वो डिबेट क्या है, डिपेंडेंसी का डिबेट. चाइना के ऊपर कहीं इकोनॉमिक डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा तो नहीं है,
एक्सेसिव इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस तो नहीं है चाइना के ऊपर, और ये कितना डेंजर हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है यूएस या बाकी देशों के लिए, इस डिबेट को इसने काफ़ी तूल दिया है कोरोना वायरस ने. एंड दिल्ली हैज़ बिगन टू रिड्यूस इट्स कॉमर्शियल टाइज विद बीजिंग इन रिस्पॉन्स टू द PLA's लद्दाख एग्रेशन. तो जैसे आपको मालूम है, भारत ने सबसे पहले तो कई सारे एप्लीकेशंस को बंद कर दिया जो चाइना की एप्लीकेशंस थी. इसके अलावा कई कॉमर्शियल टाइज को ब्रेक किया, और इसका कारण तो सीधे तौर पर क्या बताया गया है, जो लद्दाख का एग्रेशन था उसको लिया गया है. And this has created the condition for new conversation between the India and US, rearranging global supply chain एंड अवे फ्रॉम चाइना. तो यूएस के साथ क्लोज आते हुए क्वाड प्लस को आगे बढ़ाना, क्योंकि क्वाड में न्यूजीलैंड और साउथ कोरिया, वियतनाम, इन सबको जोड़ते हुए क्वाड प्लस को इंश्योर करना और चाइना के साथ एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को मेंटेन करना अभी प्रेजेंट पॉलिसी का हिस्सा बन चुका है. तो ये डिफरेंस है जो उस समय की जो गवर्नमेंट थी और आज की जो गवर्नमेंट है. नाउ फोकस ऑन द क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़. तीसरा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में या इंफॉर्मेशन गैदरिंग के मामले में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से दोनों देश एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. 2 decades ago, the Delhi Washington focused on resolving the legacy of the surroundings mid-20th centuries leading to the nuclear weapon and missile. तो अभी अगर बात करते हैं तो अभी यूएस कहीं ना कहीं दिल्ली को काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस मामले में भी. जो पुरानी जो कॉन्फ्लिक्ट थे, जो सिचुएशंस थी, उसको ओवरकम करते हुए कोलैबोरेशंस किया जा रहा है. जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं उसमें कोलैबोरेट किया जा रहा है, और अभी कई एग्रीमेंट्स ऐसे हुए हैं. तो इन्होंने यही बताया है राइटर ने कि आज जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो बहुत डिफरेंट है इंडिया यूएस की. एंड ये बहुत ज़रूरी भी है, अगर हम देखें तो आज के समय के लिए बहुत ज़रूरी भी है, बिकॉज जिस तरीके से डिमांड वर्ल्ड की बदली है तो उस तरीके से भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें भी बदलाव आना ज़रूरी था. उस अकॉर्डिंगली प्रेजेंट गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है. कंक्लूजन में कह रहे हैं, द ओवर आर्किंग द फ्रेमवर्क दैट द इमर्ज अक्रॉस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द लास्ट 2 decades हेल्प मैनेज पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज़ एंड टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, तो जो पोटेंशियल डिफ़िकल्टीज़ है उसको मैनेज करते हुए नए अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे गैदर किया जाए, इस तरफ सोचने की ज़रूरत है. जिस तरीके से जब बराक ओबामा साहब की गवर्नमेंट थी तब भी भारत ने काफ़ी अच्छा काम किया था, और अभी ये बहुत ज़रूरी है कि अब क्या आगे का रुख हो सकता है जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, क्योंकि यूएस में इलेक्शन है और वहाँ के आगे कौन सी सरकार बनेगी ये भी बहुत बड़ा मुद्दा होगा. लेकिन हाँ, भारत के लिए भी देखा जाए तो दोनों में ही विन विन सिचुएशन है, बिकॉज अगर जो ट्रम्प गवर्नमेंट है वो भी दोबारा सेलेक्ट होकर के आती है तो भी भारत के लिए, कि भारत का एक अपना पॉलिसी बना हुआ है, 4 साल रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं, तो आगे और इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है. और जो अदर पार्टी है उनके साथ भी जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी मैच करती है एनवायरनमेंट को लेकर के, बाकी सारी जगह पर. तो उस केस में भी एक पॉजिटिव सिनेरियो है. तो ये आगे आने वाली पॉलिसीज़ क्या होंगी वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे गवर्नमेंट क्या बनी, कौन सी बनी है. ये तो कल का ही क्वेश्चन है, आपको दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा. अगला देखते हैं, मेक बोर्ड एग्जाम्स इररेलेवेंट. जीएस पेपर 2 में सोशल जस्टिस एजुकेशन पे एसोसिएट करेंगे इसको. तो यहाँ बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया इस आर्टिकल में. और जैसा आपको मालूम है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो कॉलेजेस हैं वो आप देखिए तो 90% और 100% तक का कट ऑफ जा रहा है, राइट. 90% तो मतलब लोएस्ट है, और देखा जाए तो 100% की कट ऑफ जा रही है कॉलेजेस में. एंड कॉलेजेस फुल हो जा रहे हैं, राइट. फर्स्ट कट ऑफ फुल हो जा रहा है, इस तरीके से चीज़ें देखने को मिल रही हैं. एंड दूसरी बात क्या है कि AISHE आपने सुना होगा, अकॉर्डिंग टू द मोस्ट रीसेंट ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन, इसके अकॉर्डिंगली क्या बताया गया, दिल्ली में जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो 46.3% है, राइट. एंड 26.3% नेशनल लेवल पर अगर देखा जाए तो इसका मतलब है कि ज़्यादा यहाँ पर यूथ है जिनका कि एनरोलमेंट होता है. एंड बिटवीन द एज 18 to 23 इज़ एनरोल्ड इन higher education program and in higher education institutions for course such as computer science, English, literature, and the cutoff is in the high 90s. तो ये जो अच्छे अच्छे कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस हो गया, इंग्लिश हो गया, लिटरेचर हो गया, यहाँ पे
कट ऑफ 90s तक में जाकर ख़त्म हो जाती हैं, और उससे क्या होता है कि जो सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेजेस ग्रुप हैं उनका भी, इवन उनके जो एस्पिरेंट्स हैं उनका भी कट ऑफ वहाँ तक का जाता है। तो फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सेकेंडरी स्टेज इसमें क्या कहा गया है कि what we have been seeing in Delhi for more than a decade is also seen in a few other state। अभी जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सीन है वैसा ही बाकी राज्यों में भी सीन है। अकॉर्डिंग टू द इंडियाज़ कमिटमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर 2030 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हमने एक टारगेट बनाया है ना कि 2030 तक का जो हमारा टारगेट होगा उसमें सबको एजुकेशन देना है, और उसमें हमें एनरोलमेंट को 100% पर लेकर के जाना है, ये हमारा टारगेट है, राइट। तो प्री प्राइमरी टू द सेकेंडरी स्टेज, एज वी मूव टुवर्ड दिस टारगेट देयर विल बी a further rise in application for higher education program, for which the National Education Policy 2020 has set a target of 50% by 2035। ओके तो यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें एक तो हमारा टारगेट है 2030 में कि हम 100% जो टारगेट उसको अचीव कर लें, बट हम जिस तरीके से आगे जा रहे हैं उसमें हमें क्या समझ, जो हमारा हायर एजुकेशन प्रोग्राम है, प्राइमरी एजुकेशन तक तो क्लियर है कि हमें 100% तक को अचीव करना है, हायर एजुकेशन में हमें इस टारगेट को 50% पर रखा है और 2035 तक 50% तक के टारगेट को अचीव कर लेना है, विच वुड मीन दैट द एडिशनल 35 मिलियन सीट्स टू बी क्रिएटेड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द कंट्री। ओके, मतलब हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जल्द से जल्द सीट्स को बढ़ाया जाएगा, और क्योंकि हमें ये टारगेट अचीव करना है। अब रही बात कट ऑफ की, तो कट ऑफ क्या हो रहा है कि दिन ब दिन एक अनप्रिडिक्टेबल सा होता जा रहा है यूपीएससी के प्रीलिम्स की तरह, राइट। वी कैन इमेजिन द सिनेरियो विद द डबलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जिक्र यहाँ पे इन्होंने किया, इसके अलावा ये ओवरऑल इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कितने कॉलेजेस, उसका भी जिक्र करते हैं कि 1000 यूनिवर्सिटीज़ में 40,000 कॉलेजेस हैं, एंड उसमें नेशनल एजुकेशन 2020 का पॉलिसी है वो क्या कहता है। अब जैसे आपको मालूम होगा कि हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया है और उसमें लार्जर मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रखने की बात कही गई है, अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को ऑफर किया गया है, एंड दीज विल बी मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस विद द later moving away from the affiliation into the degree granting, and each institution will aim to have 3000 or more student। तो जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे वहाँ पे 3000 या उससे ज़्यादा बच्चे होंगे जिनको कि शिक्षा दी जाएगी, और इस तरीके से नंबर ऑफ़ इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जाएगा, सीट्स को बढ़ाया जाएगा, और बेसिकली हायर एजुकेशन के जो इकोसिस्टम है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन से एसोसिएटेड कुछ आपको फैक्ट्स मिल जाएंगे, उसको आप यूज़ कर सकते हैं आंसर वगैरह में। एंड द प्रॉब्लम ऑफ अनरीजनेबल कट ऑफ एंड द रूटेड एज असेसमेंट रिफॉर्म दैट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनवाइसेस द बोथ स्कूलिंग एंड स्कूल लिविंग एंड हायर एजुकेशन एंट्रेंस इज़ क्रिटिकल। अब यहाँ पे अगर कट ऑफ पर जा रहे हैं तो कट ऑफ पे तो क्या हो रहा है, 100% कट ऑफ आ जा रही है, रखा जा रहा है, लोगों के नंबर भी उतने आ रहे हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे एंट्रेंस की सुविधा लेकर के आइए, ताकि अगर किसी के मार्क्स नहीं हैं उतने ज़्यादा तो अगर उनके पास पोटेंशियल है तो वो चीज़ एटलीस्ट क्लियर हो जाए। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 का है उसमें इवन बोर्ड के एग्ज़ाम को भी अब ऑप्शनल कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले तो बोर्ड के एग्ज़ाम को डिफरेंट तरीके का किया गया, अब होम सेंटर पर ही सेम स्कूल में एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अब तो इवन ऐसा किया जाएगा कि नॉर्मल तरीके से सेमेस्टर वाइज कर दिया जाएगा, और अब जो वो बोर्ड का फियर होता था वैसा नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू द न्यू पॉलिसी, राइट। तो अब ये जो बदलाव किए जा रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे कितना असेसमेंट लेवल कितना बढ़ पाएगा, ये सब कुछ यहाँ पे मैटर करता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इनवाइसेस द असेसमेंट रिफॉर्म एट द स्कूल लेवल। तो स्कूल लेवल पर एक रिफॉर्म की ज़रूरत है इस समय में, एंड इसके अलावा 8 बेड्स जो हायर एजुकेशन सिस्टम है उसको और बेहतर बनाया जाए, एक कॉमन एंट्रेंस रखा जाना चाहिए हायर एजुकेशन में एंट्री के लिए। तो इस तरीके की रिफॉर्म की आज ज़रूरत है भारत में, इसको ये बता रहे हैं। अगला न्यूज़ है 2+2 टुडे। इंडिया यूएस डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है,
और इसका नाम क्या है, BECA, बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि BECA किस देश के बीच में हुआ है एग्रीमेंट, इंडिया एंड, तो वो क्या होगा, US। इंडिया एंड US के बीच में एग्रीमेंट है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जिसमें कि जियो स्पेशल इंटेलिजेंस शेयरिंग होती, इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, मैप शेयरिंग होती है, सैटेलाइट इमेज वगैरह शेयर किए जाते हैं डिफेंस पर्पस से। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि अभी इस एग्रीमेंट के बाद जो आपका भारत चाइना बॉर्डर है, LAC वाला हिस्सा है, वहाँ पर चाइना की तरफ से क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कैसे कैसे जो आर्टिलरीज हैं उसको डिप्लॉय किया जा रहा है, इन सब चीज़ों को का इन्फॉर्मेशन इंडिया को अब आसानी से मिल पाएगा बाय दिस एग्रीमेंट। और कई सारे और भी फंडामेंटल चेंजेस होंगे इसके बाद। इसमें 3 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स में से ये एक है, बीका जो है वो एक है। एंड साइनिंग बीका विल अलाउ इंडिया टू यूज़ US जियो स्पेशल इंटेलिजेंस एंड इंटेंस एक्यूरेसी। से मैंने आपको बताया कि मिसाइल, आर्म ड्रोन्स, इन सभी चीज़ों का एक्सेस अब भारत को मिल पाएगा। एंड दिस कुड बी अ की टू द एयरफोर्स टू एयरफोर्स कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड US। तो दोनों देश के बीच में कोऑपरेशन और नेविगेशन वगैरह को और स्ट्रॉन्ग बनाने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, जहाँ यहाँ से डाटा शेयरिंग भी हो सकती है। अगला न्यूज़ है अमर फाल्कन के ऊपर। अमर फाल्कन के बारे में हम जानते हैं, इनको एक समय में ऐसा था जब अमर फाल्कन को, मतलब विद इन 8 ईयर की, जो 8 साल पहले की बात है, कि 1 लाख अमर फाल्कन को हंट किया गया था और शिकार किया गया था। कहाँ पर, नागालैंड में। नागालैंड में उसके बाद ऑब्वियसली ये काफ़ी डेंजर सिचुएशन में होते हैं, फिर इनको प्रोटेक्ट करने की बात की गई और वहाँ पे ओवरऑल मास हार्वेस्टिंग लेवल पर वहाँ नागालैंड में और वहाँ के आसपास जो राज्य हैं उनमें इनको बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। आज WII है जो इसमें काम कर रही है, असम, मिज़ोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगह पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। एंड नागालैंड में 2013 में इसको स्टार्ट किया गया था, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था। WII भी काफ़ी अच्छा इसमें फोकस करी, लेकिन सबसे बड़ा अच्छी बात इसमें क्या है कि वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है वो इसमें बहुत अच्छे से काम कर रही है और उनकी वजह से आज इनका जो प्रोटेक्शन है वो पॉसिबल हो पाया है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्टार्टिंग, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।